नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड में कई जगहों पर की छापेमारी। देहरादून के गन हाउस मालिक को हिरासत में लेकर की पूछताछ। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से नाराज प्रदेश भर के शिक्षक। आश्वासन के बाद भी पूरी नहीं हुई मांग। काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने करवाई पढ़ाई। मामले में संज्ञान न लेने पर आगे की रणनीति तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, खोखला साबित हुआ विकास का मॉडल। कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर करेगी काम। और कोटद्वार से दिल्ली के बीच जल्द चलेगी नई ट्रेन। सांसद अनिल बलूनी की पहल के बाद राज्य को मिली एक और सौगात। दिल्ली से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और भी होगी बेहतर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ अब सरकार काफी सख्त हो चली है और यही वजह है कि खालिस्तानी आतंकियों, गैंगस्टर और ड्रग्स डीलर्स के ऊपर नकेल कसने के लिए एनआईए की टीम लगातार जगह जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी बुधवार को एनआईए ने छापेमारी की है। रिपोर्ट देखिए। अब विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सरकार के काफी तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। इन पर नकेल कसने के लिए एनआईए लगातार कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को भी देश भर में उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। देहरादून और बाजपुर पहुंची एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान घंटों दस्तावेजों को भी खंगाला। दरअसल खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामक संगठन को गोलियां सप्लाई करने के आरोप में एनआईए की टीम देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने क्लेमेंट टाउन स्थित परीक्षित नेगी के घर पर रेड डाली और परीक्षित नेगी को हिरासत में भी लिया। दरअसल पिछले साल दिल्ली में भारी मात्रा में अवैध कारतूस पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने देहरादून के आर्म्स डीलर परीक्षित नेगी को गिरफ्तार किया था। इन दिनों परीक्षित जमानत पर बाहर था। एनआईए की टीम को इनपुट मिला था कि देहरादून के परीक्षित नेगी के गन स्टोर से खालिस्तान समर्थकों को कारतूस उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अमृतसर समेत अन्य स्थानों पर भी कारतूस सप्लाई करने की खबर एनआईए की टीम को मिली थी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक आई थी यहाँ पर पुलिस से, चूंकि उनके द्वारा जब भी रेड की जाती तो लोकल पुलिस से इसमें सपोर्ट लिया जाता है और चूंकि इनकी कार्रवाई काफ़ी गोपनीय रहती है तो इस संबंध में जानकारी मिली है कि क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक जो गन का शॉप थी जिसके पास वो पूर्व में भी मामले में अरेस्ट हुआ था 2-2.5 साल पहले। उसी मामले में एनआईए द्वारा यहाँ पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, चूंकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये इस बात की कभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहाँ रेड की गई घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर। वहीं बाजपुर के ग्राम धनसारा में भी एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक घर पर छापेमारी की। घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि साल 2016 में पंजाब की नाभा जेल में हुए धमाके में बाजपुर के ग्राम धनसारा निवासी आसिम पर आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप था, जिसके चलते आसिम सजा काट रहा था और 4 महीने पहले ही कोर्ट से मुकदमे में बरी होकर आसिम अपनी सजा पूरी कर जेल से घर आया था, जिसके चलते अब एक बार फिर से एनआईए की टीम ने छापेमारी की। तो जिसमें एक व्यक्ति जो नाभा जेल से ब्रेकआउट हुआ था ना, नाभा जेल का ब्रेकआउट की मामला हुआ था आज से कई साल पहले, उसमें एक व्यक्ति जो बंद हुआ था वो वहाँ मूल रूप से बाजपुर का रहने वाला है, जो यहाँ पर आके रह रहा था। उसकी गतिविधियों के संबंध में काफ़ी इनपुट्स इनको मिली थी। वो हमारे को ऑपरेशन के बारे में पूरा इनपुट्स था, तो परम गोपनीयता मेंटेन करने के लिए हमने उसका परम गोपनीयता मेंटेन करते हुए आज तड़के की सुबह एनआईए के टीम ने रेड मारा है। उसके साथ साथ हमारा पुलिस लाइन की पूरा आर्म्ड कांस्टेबल्स एंड आर्म्ड का पूरा एस्कॉर्ट और भारी पुलिस बल आर्म्ड, और साथ साथ में हमारा थाने की पुलिस, एसओजी की टीम्स, एवरीबॉडी आर देयर। एनआईए की टीम ने गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग्स डीलर्स के बीच सांठगांठ से जुड़े 3 केस में कार्रवाई की है और ये कार्यवाही ऐसे वक्त पर की गई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निरज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ड्रग्स और हथियार के लिए फीडिंग भी करा रहे हैं और गैंगस्टर खालिस्तानियों की इसी फीडिंग चेन को खत्म करने के लिए एनआईए की टीम लगातार एक्शन ले रही है।
क्या उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के अधिकारी नहीं सुनते? क्या धन सिंह रावत सिर्फ आश्वासन मंत्री बनकर रह गए? ऐसा हम नहीं बल्कि प्रदेश के शिक्षकों का यह आरोप है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और क्यों प्रदेश भर के शिक्षकों में मंत्री जी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनते नहीं हैं? ये आरोप राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा लगाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षक संघ की बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षकों की कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद अधिकारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी से नाराज प्रदेश भर के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर छात्रों को पढ़ाया, वहीं आगे के लिए भी आंदोलन और प्रदर्शन की रणनीति तैयार की। नाराज शिक्षकों ने बनाई रणनीति। 8 अक्टूबर को प्रदेश भर के शिक्षक देहरादून में सरकार जागरण रैली निकाली जाएगी। 16 अक्टूबर को सभी जनपद और ब्लॉक कार्यकारिणी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। 26 अक्टूबर को दोनों मंडलों की कार्यकारिणी अपने मंडल मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 30 अक्टूबर को प्रदेश कार्यकारिणी का 1 दिवसीय धरना होगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन, तालाबंदी या हड़ताल का फैसला शिक्षक संघ के द्वारा लिया जाएगा। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा 2 महीने के भीतर कई मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यही मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कि जो हमारे विभाग के मुखिया हैं उनकी बात भी हमारे विभागीय अधिकारी नहीं मान रहे हैं। रोज टाल मटोल कर शिक्षकों को घुम रहे हैं, संगठन को गुमराह कर रहे हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इस तरह का कार्यक्रम रखें, लेकिन जिस तरह विभागीय अधिकारियों का रवैया है उससे मजबूर होकर संगठन ने कठोर निर्णय लिया है। और हम प्रयास करेंगे कि कहीं भी हमारे जो छात्राएं हैं शिक्षण कार्य बाधित न हो, और हमने ऐसा भी प्रयास किया है। आज सिर्फ हमने जो है काली पट्टी बांधकर विरोध के स्वरूप में अपना शिक्षण कार्य किया है। मैं भी विद्यालय से आ रहा हूँ, अपने वादन पढ़ाने के बाद आया हूँ, और अभी यही कार्यक्रम है। 8 तारीख को रविवार है। हम कहीं नहीं चाहते हैं, संगठन कहीं, शिक्षक कहीं नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी वजह से सफर करें। रविवार 8 तारीख को फिर लंबा कार्यक्रम है देहरादून में जो है। अब आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षकों की वो कौन सी मांगे हैं जिसे लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पहले आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि 2 महीने के अंदर 1 टाइम सेटलमेंट के तहत अंतर मंडलीय हस्तांतरण किया जाएगा। 2 महीने के अंदर प्रमोशन एलटी से प्रवक्ता पदों पर किए जाने का भी आश्वासन दिया था। मासिक परीक्षा साल में 4 कराए जाने का भी शिक्षा मंत्री के द्वारा सहमति दी गई थी। चयन और प्रोन्नत पर वेतनमान में वृद्धि का लाभ दिए जाने की भी बात कही गई थी। यात्रा अवकाश पर बहस तो हुई, लेकिन एक रणनीति के तहत उसको भी खारिज कर दिया गया। शिक्षकों की नाराजगी को लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि धरना देना, प्रदर्शन करना कोई हल नहीं, बैठकर बात करने से ही रास्ता निकलेगा। देखिए, उनकी जो मुख्य मांग है वो पदोन्नति को लेकर के है, और वो भी जानते हैं, सभी लोग भी जानते हैं कि उसमें जो सीनियरिटी लिस्ट है अलग अलग स्तरों पर कई वजह से या तो स्टे है या कोर्ट में विचाराधीन है। तो माननीय न्यायालय से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक त्वरित निस्तारण, दूसरा शिक्षक संगठनों के साथ भी हम लोगों ने बैठक करके उसका एक बीच का रास्ता, कि जो न्यायालयों के द्वारा अलग अलग आदेश दिए गए हैं, माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन भी हो और बीच का रास्ता भी निकले, तो उसको लेकर के कई दौर की वार्ता हुई है। एक दिन अभी पिछले 10-15 दिन पहले भी बड़ी बैठक हुई थी और उसमें एक सहमति बनाने का प्रयास हुआ। अपनी मांगों को लेकर जहां शिक्षक लामबंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं देखना होगा कि क्या शिक्षा विभाग द्वारा इसका संज्ञान लिया जाता है या फिर अपनी रणनीति के तहत प्रदेश के शिक्षकों का आंदोलन देखने के लिए मिलता है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हेलीपैड के साथ ही फोटोग्राफी म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है, जिसमें पर्यटकों के साथ ही अब नई पीढ़ी को यह भी पता चल पाएगा कि पहले के दौर में किस तरह से फोटोग्राफी बनाए जाते थे और कैसे जॉर्ज एवरेस्ट को भी नापा गया है। इसके अलावा हेलीपैड बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ से हवाई सेवा भी संचालित हो सकेगी। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज ये हेलीपैड का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। ये राधानाथ सिकदर जी के नाम पर डेडिकेटेड है और राधानाथ सिकदर जी वो महान गणितज्ञ थे
जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है उसका हम लोकार्पण कर रहे हैं और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जो अलंकृत हुआ है, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैं सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को टूरिज्म डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश दौरे पर टिप्पणी की है। हरदा ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रभु, हमें हमारी धरती वापस चाहिए, हमें आसमां का क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता मूलभूत सुविधाएं चाहती है। गड्ढा मुक्त सड़कों के साथ युवा बेरोजगार हो चले हैं, उन्हें रोजगार चाहिए। उत्तराखंड को डेंगू मुक्त कराया जाना चाहिए। एक बात कहना चाहते हैं, हे प्रभु, हमको हमारी धरती दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। हमारी सड़कों को सुधार दो, गड्ढा मुक्त कर दो, हमको 24 घंटे की बिजली दे दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो, तो हम तुम्हारी लंदन से सीधे देहरादून तक की इस रोपवे से को लेकर के क्या करेंगे। हमारी देहरादून की सड़कें ठीक कर दो और डेंगू से जो है देहरादून और उत्तराखंड को एक डेंगू मुक्त करने की दिशा में काम कर दो। तो हमारा तो सीधा सीधा मामला है कि हे प्रभु, जो जहाँ हो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे, तुम हमको हमारी जमीन दे दो, यही काफी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र सरकार ने दिखाया था वो खोखला साबित हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। इसके साथ ही हरदा ने राज्य के मुद्दों को उठाने की भी बात कही है। राज्य के अंदर जो राज्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी बहुत शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महिला सम्मान का मुद्दा है। अंकिता हत्या प्रकरण में जिस तरीके से ये सरकार वीआईपी के मामले में मौन साधे हुए है और सारे प्रकरण की न्यायिक हत्या करना चाह रही है, साक्ष्य मिटा करके, आदि मिटा करके। हम महिला सम्मान के मुद्दे पर, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के सम्मान के मुद्दे पर और दलितों के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर हम लड़ेंगे और उस मुद्दे पर लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। उत्तराखंड में सहकारी बैंकों में भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाने भी शुरू कर दिए कि क्या हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही राज्य सरकार की नींद टूटेगी। क्या हर मुद्दे पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही सरकार काम करेगी। यह रिपोर्ट देखिए। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार 2 दिन में जांच रिपोर्ट करे पेश। 423 पदों पर हुई थी भर्ती। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की सरकार में सहकारी बैंक में भर्ती घोटाला हुआ, जिसे लेकर जांच तो बैठाई गई, लेकिन अब तक जांच में क्या पाया गया इसकी कोई जानकारी तक नहीं। अब इसी मुद्दे पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को 2 दिनों का समय दिया है। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में जांच की रिपोर्ट सरकार को 2 दिन के भीतर पेश करनी होगी। इसके बाद से ही विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि हर मुद्दे पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ता है, तब जाकर सरकार हरकत में आती है। कोऑपरेटिव में भी भर्तियों में घोटाला, ये तो घोटालों के लिए, भर्तियों में घोटालों के लिए सरकार जानी जाएगी। पिछले 6.5-7 साल के अंदर केवल घोटाले घोटाले घोटाले, भर्तियों में घोटाले और दूसरी चीज़ों में घोटाले, उसके लिए ये पहचाने जाएंगे जो है, ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। और ये जो सहकारी बैंकों में भाई भतीजावाद, पक्षपात की बात निकलकर सामने आई थी, बड़े घोटालों की बात निकलकर सामने आई थी। कई सारे पद थे जिसमें अपने सगे संबंधियों को नौकरियों पर रख लिया गया था, उस पर भी कोई जांच नहीं बैठी। जांच बैठी तो कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो थक हार कर फिर से हाईकोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ रहा है और ताकीद करना पड़ रहा है कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपिए। तो ऐसे में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि एक इनकॉम्पिटेंट मंत्री को 3 महत्वपूर्ण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और सहकारिता सौंपने का खामियाजा उत्तराखंड भुगत रहा है। कांग्रेस के इन आरोपों में कई हद तक दम तो है। उदाहरण के तौर पर देखिए तो हाल ही में सरकार ने जोशीमठ भूधसाव की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। ठीक ऐसे ही
अब तक सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में नजर आ रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हालांकि बीजेपी का इस मामले में कहना है कि हमारी सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है, जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन किया जाता है। हमारी सरकार जो है वो न्यायपालिका पर भरोसा करती है, न्यायालयों पर भरोसा करती है। हम कांग्रेस तो है नहीं कि उनके खिलाफ कोई निर्णय आए तो वो न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ठीक है, न्यायपालिका सम्मान है, न्यायपालिका जब जो निर्देश देती है उनका पालन भी होता है, लेकिन सरकार अपने अनुसार जिस प्रकार से काम करती है, सरकार को जो काम करने होते हैं, जो महत्वपूर्ण का फैसले सरकार को लेती है। जनता के जन आकांक्षी योजनाओं के लिए सरकार काम कर रही है। आज उत्तराखंड, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, या आप सब समझिए सड़कों की कनेक्टिविटी हो, वेस्ट इंफ्रा के क्षेत्र में, आज औद्योगिक जगत के क्षेत्र में उत्तराखंड दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, सरकार अपने कार्यपालिका अपने सिस्टम से काम कर रही है, न्यायपालिका अपने सिस्टम से काम कर रही है। कहीं पर अगर जो न्यायपालिका को कुछ लगता है तो निश्चित रूप से सरकार उनके फैसलों का सम्मान करे। बीजेपी के प्रवक्ता न्यायालय के सम्मान और पालन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये तो बताए कि प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है या फिर कोर्ट की। फिर आखिर क्यों हर मुद्दे पर कदम उठाने के लिए सरकार को बताया जाता है? आखिर क्यों बिना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप किए सरकार कोई काम करने को तैयार नहीं? बता दें कि बीजेपी की 2017 से 2022 के कार्यकाल में सहकारी बैंक के चतुर्थ श्रेणी की 423 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रदेश के 3 जिलों के रिजल्ट के बाद ये घपला सामने आया। साथ ही आरोप है कि जब पूर्ववर्ती सरकार के समय भी सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत थे, तो आरोप लगने के बाद फिर से धन सिंह रावत को ये विभाग क्यों सौंपा गया? बता दें कि आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में रिश्तेदारों और चहेतों का चयन किया गया था। राजधानी दिल्ली में संपन्न हुए 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य की स्वास्थ्य महकमे को यह अवार्ड दिया है। अवार्ड को लेकर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के बेहतर प्रदर्शन पर यह पुरस्कार पाया है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 248 अस्पताल आयुष्मान योजना से सूचीबद्ध है। इसमें 102 सरकारी जबकि 146 निजी अस्पताल है, जिसमें क्लेम को 7 दिन में भुगतान किया गया है। देखिए, ये क्लेम एडजुडिकेशन और एंटी फ्रॉड मेजर्स जो SHA द्वारा किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। और उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर हम लोग उसका निस्तारण कर देते हैं। कोटद्वार से दिल्ली रात्रि ट्रेन शुरू करने को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मांग पूरी हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री ने लेटर जारी कर इस बारे में जानकारी दी है कि कोटद्वार से दिल्ली रात्रि ट्रेन को स्वीकृति दे दी गई है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला का कहना है कि ये कोटद्वार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गढ़वाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, देखिए, कोटद्वार से और दिल्ली के लिए रात्रि ट्रेन चलना कोटद्वार ही नहीं पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि कोटद्वार से 40 किलोमीटर दूरी पर लैंसडाउन है, जो कि पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। और उसके साथ ही वो गढ़वाल राइफल, जो कि हमारे सैनिक हैं, गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है, और वहाँ से तमाम सैनिक जो हैं ट्रेनिंग के बाद देश भर के अन्य राज्यों में जाते हैं। तो उनके लिए सुगम यात्रा के लिए कोई ऐसी सुगम रेल संचालन हो, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं टिहरी के घनसाली में मौजूद महाविद्यालय बालगंगा सेंदुल में छात्र प्रदर्शन कर रहे। धरने पर बैठे छात्रों ने बताया कि वो महाविद्यालय के राजकीयकरण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि छात्रों को उसका फायदा मिल सके। आपको बता दें कि छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 दिन से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये नहीं चाहते कि इसका राज्यकरण हो। तो हम सपोज में प्रबंधक समिति को ले सकते हैं। प्रबंधक समिति ऐसा नहीं चाह रही कि इस कॉलेज का राज्यकरण हो, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने विद्यार्थियों पे इतने पैसे खर्च किए, हमने कॉलेज पे इतने पैसे खर्च किए। अगर वो पैसे खर्च किए हैं तो उनके नतीजे भी तो दिखने चाहिए। उनके नतीजे भी कहीं दिख नहीं रहे। रास्तों की हालत ये है, अगर पैसे खर्च करने तो रास्तों पर करो, अब एजुकेशन पे खर्च करो। अभी तक वहाँ यहाँ तक MA नहीं आया है। उसके जिम्मेदार कौन है? प्रबंधक समिति तो है, इसकी जिम्मेदार की BA क्यों नहीं आया भाई? हम भी पढ़ेंगे तो इसके बाद हम डिग्री लेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ने कहाँ जाएँ? ये प्रबंधक समिति को सोचना चाहिए कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, करीबन कई गाँवों का केंद्र बना हुआ है, फिर भी वो यहाँ MA नहीं ला पा रहे। इसमें प्रबंधक समिति की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार प्रबंधक समिति है। हमारा कई सालों से एकमात्र उच्च शिक्षा का केंद्र है, जिसका भी राजकरण नहीं हुआ। आज हम
यहाँ पे कर्मिक अनशन पे बैठे हैं। आज हमारा 8वां दिन है। और मौसम साफ होने के बाद अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। यमुनोत्री धाम में भी काफी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। क्या सिलसिला उनका जारी है। जानकारी के मुताबिक चट्टी से यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए घोड़े खच्चर पालकी कंडी की मदद ली जा रही है। धाम में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु मां यमुनोत्री के दर्शन पाकर खुद को सौभाग्यशाली भी मान रहे हैं। श्रद्धालु तप्तकुंड में स्नान के बाद यमुनोत्री के उद्गम स्थान सूर्य कुंड के खोलते पानी में चावल पकाकर माता का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं। हमारी इच्छा यमुना मैया ने पूरी करी है। हमारी इच्छा थी यमुना मैया को मिलने की, वो हमारी मन्नतें पूरी हो गई। हम बहुत दूर से आए हैं। जो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, इनमें सबसे पहला जो धाम है जिसकी यात्रा सबसे पहले करने का विधान है वो यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री यमुना जी का जन्म स्थान है और यमुनोत्री के शीर्ष पर कालिंदी पर्वत है, जहाँ से यमुना जी का जन्म कलिंदगिरी मस्तकी पततबंध पुरोज्वला कलिंद पर्वत से माता जी का जन्म हुआ है, इसलिए माता जी का पहला नाम कालिंदी है। लेकिन दुर्गम स्थान है, इसलिए जमदग्नि ऋषि यमुना जी की तपस्या इस स्थान पर की, यमुनोत्री धर्म क्षेत्र में तपस्या की और यमुना जी को कलिंद पर्वत से यहाँ पर अवतरित किया। निवेशकों के करोड़ों रुपए डकारने वाले पुष्पांजलि एंड इन्फोटेक कंपनी के फरार निदेशक दीपक मित्तल के पिता अश्वनी मित्तल को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुष्पांजलि एंड इन्फोटेक कंपनी के निदेशक दीपक मित्तल, राखी मित्तल और उनके पार्टनर राजपाल वालिया ने फ्लैट बेचने के नाम पर 88 लोगों से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके साथ ही वो लगातार उस धोखाधड़ी के बाद से फरार है, जिन पर पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए इसमें करीब 10 मुकदमे दीपक मित्तल एंड उसकी कंपनी जो उसमें इन्वॉल्व थे उस पर दर्ज थे। इसमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज था। इसमें सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट के आधार पर जो दीपक मित्तल के फादर अश्वनी मित्तल है उन पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। इस पर टीम ने उनको हरिद्वार से जो है गिरफ्तार किया है और इसमें न्याय की हिरासत में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो समस्त जानकारी एसआईटी टीम से मिली उसमें यह पता चला कि 41 अकाउंट अभी तक हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्रोतों से जानकारी करके जो इसमें अकाउंट के ट्रांजैक्शन चल रहे थे उसको किया, जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन है। कुछ एनआरआई अकाउंट्स भी पुलिस टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन मिले हैं जो फॉरेन में बेस्ड है। वहीं हरिद्वार में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जांच की है। इसके साथ ही एसएसपी ने शहर की मुख्य सड़कों पर जाकर खुद जायजा लिया, जहां अक्सर जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां पर वो खुद गए और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था को भी परखा और अधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देश भी दिए। वहीं देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र से 23 सितंबर को हुई बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में लूटी गई बुजुर्ग महिला की चेन भी बरामद की। साथ ही आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने पूछताछ के बाद बताया है कि पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के चलते और उस पर ज्यादा कर्जा होने के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। देखिए, दिनांक 23 सितंबर को क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एक बुजुर्ग महिला से एक व्यक्ति द्वारा स्कूटी में जो है चेन की स्नैचिंग की गई थी। जो अभियुक्त है मुदस्सर, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है और जो चेन स्नैच की गई थी उसको भी बरामद कर लिया है। रुड़की में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 1998 से भारत में रह रहा है। हाल ही में गुजरात से रुड़की पहुंचा है और इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इन दिनों पिरानकलियर में उर्स मेला चल रहा है, जिसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं किच्छा में पुलिस ने जानवरों की चर्बी से घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया। पुलिस की माने तो ये घी गाय और भैंस की चर्बी से बनाया जा रहा था। घी की पहचान न हो इसके लिए आरोपी उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया करते थे। हमें पुलभट्टा थाना पुलिस को एक सूचना मिली थी कि ये जानवरों की चर्बियों को अच्छे से उबाल के बड़े भारी स्तर पे चर्बी से प्योर फैट बना के उसमें कुछ केमिकल डाके दानेदार स्वरूप दे देते हैं। फिर उसको ठंडा करने के बाद वो दानेदार स्वरूप देते हैं जो वनस्पति के तरह ही दिखता है। मात्र पुलिस की नहीं, फूड सेफ्टी का टीम और वेटरनरी की टीम तीनों ने मिलकर साथ में रेड मारा। तो एक बड़ी पिकअप में पुलभट्टा थाना क्षेत्र में बड़ी पिकअप में 205 कैनिस्टर, आपको साथियों बता दूं एक कैनिस्टर में 15 किलो का वजन है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड में कई जगहों पर की छापेमारी। देहरादून के गन हाउस मालिक को हिरासत में लेकर की पूछताछ। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से नाराज प्रदेश भर के शिक्षक। आश्वासन के बाद भी पूरी नहीं हुई मांग। काली पट्टी बांधकर शिक्षकों ने करवाई पढ़ाई। मामले में संज्ञान न लेने पर आगे की रणनीति तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, खोखला साबित हुआ विकास का मॉडल। कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर करेगी काम। और कोटद्वार से दिल्ली के बीच जल्द चलेगी नई ट्रेन। सांसद अनिल बलूनी की पहल के बाद राज्य को मिली एक और सौगात। दिल्ली से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और भी होगी बेहतर।